बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना टेस्ट नंबर 12। तो जैसे कि आपको पता है कि आई एम मोहम्मद मुनीबुर रहमान एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। और आज हम टेस्ट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे टेस्ट डिस्कस करने तो नहीं आया, मैंने आपको दूसरी बातें भी बतानी होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके आगे जर्नी के अंदर। तो आज की बात यही है कि आपने अगर अल्लाह को प्रेफरेंस देंगे तो अल्लाह आपको प्रेफरेंस देगा। आपके दो एग्रीगेट्स बन रहे होते हैं। एक वो एग्रीगेट है जो आप अपना मेहनत करते हैं और उससे ज़्यादा अपना मेहनत करते हैं, वो एक एग्रीगेट बन रहा है आपका। और दूसरा वो एग्रीगेट है जो आप अल्लाह की राह में कुछ करते हैं, वो आपका दूसरा एग्रीगेट बन रहा होता है। तो जब ये दोनों एग्रीगेट होंगे तब भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एडमिशन हो जाए, इल्ला माशा अल्लाह, कि अल्लाह चाहे तो अगर आप अल्लाह की बात ना भी करें फिर भी हो सकता है। लेकिन जितना मैंने देखा और जितना मेरे बैच में डिस्कस कर रहे होते हैं इस चीज़ को, वो यही कह रहे होते हैं कि हम जो भी हैं यहाँ पर अल्लाह की वजह से हैं। कोई कहता है कि मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था MD कैट वाले दिन, इसलिए मैं कामयाब हुआ। और कोई कहता है कि मेरी कामयाबी का राज यही है कि मैंने अल्लाह को राज़ी किया। तो यही बात है कि आपने अल्लाह को भी साथ राज़ी करना है, जिससे आपका डिप्रेशन भी कम होगा। इट विल बेसिकली रिड्यूस योर डिप्रेशन ऑफ स्टडीज़। तो आपको एक ब्रेक्स मिलती हैं, पूरे दिन में 5 ब्रेक्स आपको मिलती हैं। और आपका जब पूरा दिन 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, बेसिकली 4 हिस्सों में, तो आपको ब्रेक्स भी मिलती हैं और आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। सो हैबिट बनाएं इस चीज़ की कि कम से कम नमाज़ पढ़ें, उसमें दुआ करें और अपने वालदैन को भी कहीं वो आपके लिए दुआ करें। और अपने वालदैन की खिदमत ज़रूर करनी है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपको कामयाब करेंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। In icosahedral virus, the capsomeres are arranged in dash triangles. Okay, you know that ये बेसिकली हमारे पास आइकोसाहेड्रल का वायरस है। तो आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ फेसिस बने हुए हैं और ये फेसिस ट्रायंगुलर इन शेप है। जैसे आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा, तो ये ट्रायंगुलर इन शेप है। तो बेसिकली इस तरह के 20 फेसिस मौजूद होते हैं और ये ट्रायंगुलर फेसिस है, यानी कि फेसिस कितने हो गए, 20 हो गए। और इसके ऊपर कुछ नुकरे हैं या किनारे हैं जिनको हम वर्टिसेस कहते हैं। इस तरह की 12 वर्टिसेस होती हैं और ये चीज़ आपकी फेडरल बोर्ड के अंदर लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पर डायग्राम नहीं बनी। तो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस तरह के ट्रायंगुलर 20 फेसेस होते हैं और 12 वर्टिसेस होती हैं। लेकिन यहाँ पर MCQs में हमसे क्या पूछा गया, आइकोसाहेड्रल में ट्रायंगल्स कितनी है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 20। डैश आर दी अमंग द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस अकॉर्डिंग टू द PTB. Parvovirus are the smallest known virus, so option B is the correct answer. The replication of HIV virus nucleic acid depend upon. हमें पता है कि बेसिकली जो HIV वायरस है वो एक रिट्रो वायरस है, और रिट्रो वायरस की ख़ास बात ये होती है कि इनके अंदर RNA होता है। तो बात ये है कि फिर RNA को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं इन द DNA ऑफ होस्ट सेल। तो बेसिकली ये इस तरह से करते हैं कि इनके पास RNA तो होता है, प्लस इनके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके अलावा इनके पास 2 और भी एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेस और इंटीग्रेजेस, लेकिन हम अभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डिस्कस करते हैं। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जिसको मैं RT से लिखूंगा, तो बेसिकली ये जो RNA है इसको कन्वर्ट कर देता है DNA के अंदर। क्योंकि इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा दी। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, बेसिकली DNA से RNA में कन्वर्ट होना, लेकिन उसने उसका रिवर्स काम करवाया है, इसे RNA से DNA बनवाया है। तो ये DNA है, ये जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू द जीनोम। सपोज दिस इज द जीनोम एंड इट विल बेसिकली इनकॉर्पोरेट इनटू द जीनोम ऑफ सेल। तो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास बन जाएगा बेसिकली एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो बेसिकली इनकॉर्पोरेट कर जाता है। दैट्स वाई बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम है कि HIV वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है, जिसको RNA है, उसको करवाना DNA में कन्वर्ट, और DNA जाके जो जीनोम है ऑफ बेसिकली द होस्ट सेल, उसमें जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ हेलिकल वायरस। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बेसिकली जो टोबैको मोज़ाइक वायरस अकॉर्डिंग टू द PTB एंड फेडरल, तो बेसिकली उसकी हेलिकल शेप होती है। PTB में एक स्मॉल से पैराग्राफ में लिखा हुआ है जिसको बच्चे अक्सर निगलेक्ट कर ले, लेकिन आप जब चैप्टर गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि टोबैको मोज़ाइक वायरस से बेसिकली था हेलिकल शेप। इसके अलावा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इट इज़ बेसिकली हेलिकल शेप। इसका DNA देखिए हेलिकल अरेंज्ड है और इसके इर्द गिर्द कैप्सिड कैसे अरेंज है आप इसको देख सकते हैं। डायग्राम इस तरह की कहीं पर भी नहीं बनी हुई, किसी बुक पर भी नहीं बनी हुई, बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सो आप इसको गौर से देख लें।
द प्रोसेस इन विच द फेज इज कॉल्ड द प्रोफेज इज नोन एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है कि बेसिकली लाइसोजेनिक फेज जो होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली जो वायरस का डीएनए होता है या जिसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल है, वो डायरेक्ट जाके लाइसिस नहीं करवाता ऑफ होस्ट। तो वो करवाता है क्या है, तो बेसिकली जो जीनोम ऑफ वायरस है, सपोज डीएनए है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। सपोज दिस इज द वायरस डीएनए और ये इनकॉर्पोरेट हो गया इसके दरमियान, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अच्छा ऐसा है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया बस। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो गया है। अब बैक्टीरिया ये डिवाइड आगे करता जाएगा, तो ये भी साथ से जो इसका जीनोम है अलोंग विद द वायरस जीनोम ये डिवाइड करता जाएगा, यानी हर बैक्टीरिया में इसका असर मौजूद होगा। सो बेसिकली दिस बैक्टीरिया कंटेनिंग द वायरस जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स डीएनए, इट इज कॉल्ड द प्रोफेज। सो दैट्स व्हाई ये बेसिकली किस साइकिल में होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में हो रहा होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which type of viruses affect the E. coli bacteria according to the PTP? According to the federal, T phages are the viruses which basically affect the E. coli bacteria. Dash is a common causative agent of the genital herpes. Of course, herpes simplex virus जो होता है वही basically the common causative agent है and herpes simplex virus की type 2। तो basically ये आपको reproduction वाले चैप्टर में मिलेगा। लेकिन बात ये होती है कि पिछले दफ़ा हमारे UHS में एक MCQs आ गया था और वो MCQs बेसिकली था आई थिंक यस वो MCQs था बेसिकली बायोडाइवर्सिटी से, ऐसे टॉपिक से जो हमारा एक्सक्लूडेड था, हमारे सिलेबस में ही मौजूद नहीं था। लेकिन उसने वो एनिमल से रिलेटेड था कि बेसिकली कहा था कि सिल्वर फिश जो है इट इज़ अ फिश और एन इंसेक्ट। तो बेसिकली ये हमारी जो बात थी ये बेसिकली हमारी नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक में लिखी हुई थी कि कॉमन नेम्स आर बेसिकली कन्फ्यूजिंग, उसमें ये PTP में बात लिखी हुई थी। बट उसने इसको, चूँकि हमारे पास वो टॉपिक इंक्लूडेड नहीं था सिलेबस के अंदर, लेकिन उसने उसको बेसिकली एनिमिलिया के लिहाज से पूछा था और उसने एनिमिलिया में जाके सिल्वर फिश के बारे में पूछा था कि इट वाज बेसिकली। तो आपके जो इधर उधर MCQs होते हैं, आप देखें जो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस। वैसे तो ये आपका इंक्लूडेड है, थैंक गॉड आपका ये टॉपिक इंक्लूडेड है और आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन बाज़ बार ये होता है कि आपका जो टॉपिक होता है वो इंक्लूडेड ही नहीं होता। अब जैसे हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस है, अब जैसे ये टॉपिक था, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक था, बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर का नोमेनक्लेचर वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसमें MCQs आ गया था। बेसिकली जो इधर उधर की रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे वायरस चैप्टर में 18 में लिखा हुआ है हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस ऑफ PTV, तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 2 इज द कॉजेटिव एजेंट। व्हाट टाइप ऑफ वायरस आर द पोलियो वायरसेस? तो हमें पता है कि पोलियो वायरस आर बेसिकली RNA अनएनवेलप्ड वायरस, यानी नेकेड वायरस इनके ऊपर एनवेलप नॉन एनवेलप्ड वायरसेस हैं। तो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। What is hepatitis D also known as? तो basically hepatitis D also known as delta hepatitis. So option D is the correct answer. The bacteriophage is shaped. Of course we know that bacteriophage की जो shape होती है basically वो किसकी तरह होती है, tadpole की तरह होती है। तो basically ये उसका head होता है। तो बेसिकली इसकी जो शेप होती है वो एक टेडपोल की तरह, टेडपोल की भी यही शेप होती है। अगर आप इसको देखना तो 3D में तो आप इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द बेसिकली द कैप्सिड हेड, देन इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, देन वी हैव द कॉलर, देन वी हैव द विस्कर्स, देन वी हैव द शीथ जो कि इसको प्रोटीन को कोट कर रही है, देन वी हैव द बेस प्लेट एंड देन वी हैव द स्पाइक्स एंड वी हैव द टेल फाइबर्स। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द लेटिक साइकिल हाउ मैनी फेजेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट सेल? तो बेसिकली रट्टा C 100 to 200 basal phages are released from the bacteria. Which one of the following viruses possess an envelope? So basically herpes virus जो होता है it basically enveloped virus. तो basically आप तो इसके अंदर basically option A is the correct answer. Which factor may help determine the antigenicity of the virus? तो basically हमें पता है कि basically antigenicity क्या होता है। basically सबसे पहले तो ये सवाल होता है antigenicity क्या होता है। तो basically antigenicity is the basically the ability to bind specific antibody, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो बाइंड करेगी वो तो वायरस के, सपोज दिस आप इसकी ऊपर वाले हिस्से पे करेगी, एक्सटर्नल जो कवरिंग है इसके ऊपर बाइंड करेगी।
सो बेसिकली जो एक्सटर्नल चीज़ है वही एंटीजेनिसिटी को डिटरमाइन भी करेगी। तो एक्सटर्नल चीज़ इन सब में से क्या है बेसिकली, इसमें से कैप्सोमेयर जो था वो एक्सटर्नल चीज़ है बेसिकली। तो बेसिकली कैप्सोमेयर जो है वो डिटरमाइन करती है एंटीजेनिसिटी यानी एबिलिटी टू बाइंड विद द एंटीबॉडी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Which viruses can convert normal cell into the cancer cells? We also know that retroviruses, जिनका दूसरा नाम क्या होता है oncoviruses, these are basically convert the normal cell into the cancer cell। और ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बेसिकली वो जब DNA ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू द बेसिकली सेल जीनोम, तो बेसिकली ये जो सेल है ये अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता, तो बेसिकली ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियोइड्स, हमें पता है कि जो वीडियोइड्स होते हैं दे बेसिकली ओनली कंसिस्ट ऑफ बेसिकली RNA एंड इनके इर्द गिर्द कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोटीन की नहीं होती। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दे लैक द प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोटिंग। एंजाइम्स तो बेसिकली होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। वायरस अटैचमेंट रिक्वायर्स एनर्जी। नो बेसिकली वायरस के जो अटैचमेंट होती है उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, क्योंकि वायरस के पास तो ATP है ही नहीं, उस वायरस के पास तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्स तक नहीं है। तो बेसिकली अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो आप इसका उसको अच्छे से कर सकते थे। इसके अलावा एक और भी रीज़न है कि बेसिकली जो वायरस की अटैचमेंट होती है विद द बेसिकली इसके रिसेप्टर के साथ, सपोज दिस इज द वायरस, जिसकी अटैचमेंट है वो स्पॉन्टेनियस है एंड इट डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रीटमेंट बाय यूजिंग एटीन्यूएटेड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज बेसिकली कॉल्ड वैक्सीनेशन। जब हम वीक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया को वीक करके किसी भी बॉडी के अंदर डालेंगे, इसको बेसिकली वैक्सीनेशन कहते हैं, ताकि एंटीजन्स जो होती हैं बैक्टीरिया की वो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा सकें इन द बॉडी, ताकि बाद में कोई बैक्टीरिया अटैक करे, कोई भी ऑर्गेनिज्म अटैक करे तो बेसिकली हमारी बॉडी इफेक्ट ना हो। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द मेजर काज ऑफ हेपेटाइटिस बी इज बेसिकली द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बुक लाइन PTB की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज causes permanent discolorization of the teeth in the young girls if misused। तो बेसिकली इसके जो टेट्रासाइक्लिन है जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि बेसिकली वो डिस्कलराइजेशन ऑफ टीथ करवाती है इन चिल्ड्रन। इसलिए इसको जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है ये छोटी उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती। और आप देखेंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस मेडिसिन को छोटे बच्चों के लिए अवॉइड करते हैं। तो दैट्स वाई बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, टेट्रासाइक्लिन। एंड इसके अलावा ये भी बेसिकली आपके एंटीबायोटिक है। तो इसका वायरस में क्या रोल हुआ, तो बेसिकली वायरस में इसका यही रोल है कि हम बाज़ इन वायरल इन्फेक्शन में वैसे तो एंटीबायोटिक्स नहीं देते, लेकिन बाज़ दफ़ा हम दे रहे होते हैं, और वो इसलिए दे रहे होते हैं ताकि वायरल अटैक में अगर बॉडी बिजी है वायरस का मुकाबला करने में तो कोई बैक्टीरिया दूसरा अटैक न कर दे, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि बैक्टीरिया वीक हो सके। व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन विच द बैक्टीरिया फेज अटैक बैक्टीरियम। तो सबसे पहले लैंडिंग होती है, देन वी हैव बेसिकली द टेल कॉन्ट्रैक्शन एंड पेनिट्रेशन एंड देन इंजेक्शन। बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले तो लैंडिंग होती है कि जो बैक्टीरिया का जो सेल है, जो बेसिकली द वायरस है वो लैंड करता है ऑन द बैक्टीरिया, ठीक है, लैंड किया। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जो टेल फाइबर्स जो हैं इसके वो कॉन्ट्रैक्ट करके इसके साथ लग जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है कि पेनिट्रेट करती है जो इसकी स्पाइक है इनटू द बैक्टीरिया एंड लाइसोसोम पेनिट्रेट करती है, एंड देन वी हैव द DNA इंजेक्शन, कि उसके बाद बेसिकली जो इसका वायरल DNA है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। HIV अफेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली वी ऑल नो बेसिकली HIV जो होता है बेसिकली ये बाइंड करता है जाके CD4 रिसेप्टर्स किसके ऊपर, ऑन हेल्पर T सेल्स। तो बेसिकली हेल्पर T सेल्स ऐसे नाम से जाहिर है इसने पूरे जो इम्यून सिस्टम है उसको हेल्प करता है, बेसिकली T सेल्स की हेल्प करता है इन डिफरेंट फंक्शन, उनको बेसिकली एनफोर्स करता है। तो बेसिकली पूरा इम्यून सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अब इसके अंदर पूछा गया कि कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो बेसिकली दीज आर द CD4 रिसेप्टर्स ऑन विच सेल्स, हेल्पर T सेल्स। द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज मेड अप ऑफ बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एंड बेसिकली आपको ये चीज़ PTB के अंदर वो फेडरल के अंदर ये टेबल बना हुआ है, टेबल नहीं बना हुआ, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और आपको ये याद रखना है। PTB वाले बच्चे भी, बाकी बच्चे भी अगर आपके बुक में नहीं है तो आप इस पर कंसल्ट करेंगे। तो ये टेबल है, आप बेसिकली इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप। मैं बेसिकली एनकरेज करता हूँ इस चीज़ को, जो PTB वाले बच्चे हैं वो फेडरल की बुक ज़रूर पढ़ें MD कैट के लिए, और डिफरेंट प्रोविंस जो है वो अपनी सूबे की किताबें पढ़ें, उसके साथ फेडरल की बुक जो है उसको ज़रूर पढ़ा जाए बायो के लिए सिर्फ, ताकि आपके जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं वो रेनफोर्स हो सकें। फेडरल की बुक बहुत अच्छी है। सो बेसिकली
इसके अंदर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स। द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द, तो बैक्टीरियोफेज जैसे नाम से जाहिर है, दीज आर द बेसिकली वायरसेस which basically affect the bacterial cell. So basically option B is the correct answer. For hepatitis B, the incubation period is lie between the basically 40 to 20 days, weeks, and this is basically literally in the KPK book. So option A is the correct answer. HIV destroy a type of defense cells in the body called CD4, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इट बेसिकली CD4 जो रिसेप्टर हेल्पर टी सेल्स है उनको ये अफेक्ट कर रहा होता है. सो बेसिकली option D is the correct answer. Viruses are usually limited to the specific host. अच्छा, viruses जो हैं वो एक खास specific host को इफेक्ट करते हैं. क्यों? देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं. They contain either DNA और RNA. दो, this is not the reason. ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा. They contain proteins, ये भी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा. They are capable to divide within the host body. तो ये भी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं बता रहा. They are specific to the cell receptors. हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस सेल पे ये अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होती हैं, और जो वायरस होता है ये भी स्पेसिफिक होता है उन रिसेप्टर के लिए. यानी कि जो HIV का वायरस है वो सिर्फ हेल्पर टी सेल पर ही क्यों अटैक करता है? वो हेल्पर टी सेल पे इसलिए अटैक करता है क्योंकि बेसिकली हेल्पर टी सेल पे CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, और फिर वो उन्हीं रिसेप्टर्स के लिए स्पेसिफिक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following was the first virus to be isolated and studied under electron microscope according to the PTB? Tobacco mosaic virus. Option D is the correct answer. The HIV genetic information flows from viral dash to dash and used to the viral dash dash. We know that जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि HIV के अंदर क्या होता है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली द रेट्रोवायरस. तो सबसे पहले इसका जो RNA होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द DNA बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो जो DNA है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू द सेल जो जीनोम है होता है, इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है. अब जब इसी DNA की ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो बेसिकली यही होगा जब सेल अपनी चीज़ें बनवाने के लिए डिफरेंट RNA प्रोड्यूस करेगा ताकि वो RNA राइबोसोम के पास जाके प्रोटीन प्रोडक्शन करवा सके. तो बेसिकली जो वायरल जो DNA है वो भी RNA प्रोड्यूस करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और फिर यही RNA जाके आगे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. किसकी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? वायरस की. फिर बेसिकली डिफरेंट वायरस कंपोनेंट बनना शुरू हो जाएंगे, एंड फिर बाद में जो सेल है वो बेसिकली बर्स्ट कर जाएगा और डिफरेंट वायरल कंपोनेंट्स वायरस में तब्दील हो जाएंगे. सो बेसिकली सबसे पहले RNA टू DNA इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हुआ, एंड देन वी अगेन RNA एंड प्रोटीन बना के, पहले DNA से RNA बना, RNA से प्रोटीन बना इन द राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम किसके थे? बेसिकली होस्ट के थे. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन carried out by the retroviruses is the process in which. तो बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, RNA information is copied to the DNA. So basically option C is the correct answer. Which one of the following is not true about viruses? So basically viruses obligate intracellular parasites, and yes, these are obligate intracellular parasites. They are acellular, yes, they are acellular. They use the host machinery to divide, yes, they do so. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी कि हमने इसके अंदर नॉट करेक्ट वाली बात ढूंढनी थी. बेसिकली दीज आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होते. क्यों? क्योंकि इनके पास अपने होस्ट के पास अपनी कोई मशीनरी ही नहीं है, रेप्लिकेटिंग मशीनरी. सो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Infiltration agent were first purified in 1935 when Stanley was successful in crystallizing basically the bookline tobacco mosaic virus. Stanley ने पहली दफ़ा tobacco mosaic virus को crystallize किया था. So option B is the correct answer. Volume of bacteriophage is basically 1/1000 according to the PTB and Federal. Option D is the correct answer. Okay, consider the following statement about the biological communities. Basically, this is basically the out of syllabus question, but let me solve this. Their members share a common gene pool. No. The community remains stable even through some physical aspect of the environment may undergo change. No. They pass predictable kind of species and predictable postures. Yes, this is correct. हम predict कर सकते हैं कि what will be the आगे स्पीशीज किस तरह की होगी, क्योंकि कम्युनिटी में तकरीबन एक ही तरह के होते हैं. सो बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन देयर मेंबर्स आर मोर फ्रीक्वेंट विद इन द कम्युनिटी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अदर. दिस इज आल्सो करेक्ट. सो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट 3 and 4. द एंजाइम इंटीग्रेस प्रोटीएज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली ये तीनों एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं? बेसिकली दीज आर प्रेजेंट इन द रेट्रोवायरसेस. तो बेसिकली इंटीग्रेस एंड protease and reverse transcription is present in the retrovirus. In some में से retrovirus ढूंढना है तो basically HIV is the retrovirus. So basically option D is the correct answer. During the basically chemistry started, and now we are starting the chemistry. During condensation,
polymerization two monomers may be joined by the removal of molecules. तो हमें पता है कि जब different monomers होते हैं, suppose this is the monomer, this is another monomer and this is another monomer, जब ये अटैच होंगे तो बेसिकली एक दूसरे से तो पॉलीमर बनाएंगे एंड पॉलीमर एंड इसके अंदर क्या होगा बेसिकली जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक वाटर उनका रिमूवल होता है बेसिकली. सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मोस्टली वाटर का रिमूवल होता है. और विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो बेसिकली वी नो दैट रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अंटिल द सैचुरेशन पॉइंट. तो बेसिकली अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखें तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बढ़ता है अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाए. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स. सो बेसिकली दिस एमसीक्यूज इज रॉन्ग. यहाँ पर होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स. सो बेसिकली सल्फर आंसर होना था, लेकिन अब चूंकि इस तरह से एमसीक्यूज है तो आपको इसका ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा. अगर ये एग्जाम में इसी तरह का एग्जाम सपोज रिपीट हो जाता है सो यू विल गो विद द कार्बन एंड वैसे आप इन तीनों में से कोई भी लगाएंगे तो योर आंसर विल बी कंसीडर्ड करेक्ट. लेकिन इसके अंदर चूंकि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन बोला गया है, लेकिन बेसिकली दिस इज द एमसीक्यूज ऑफ पीटीबी टेक्स्ट बुक और यहाँ पे था विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन. अगर नॉट आ जाए तो हमें पता है कि सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स बट कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दीज आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स बिकॉज दे आर द कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अमाइनो एसिड्स. सो बेसिकली यहाँ पे गलत मार्क हुआ है. एंजाइम्स वी ऑल नो दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर मोस्टली. तो बेसिकली यहाँ पर चूँकि प्रोटीन का ही बेस्ट हमने आंसर चूज़ करना होता है. वी नो दैट बेसिकली सम एंजाइम्स आर बेसिकली आरएनए इन नेचर, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो एंजाइम है वो प्रोटीन नेचर है एंड वी डोंट हैव अदर ऑप्शन. सो वी विल गो विद द बेस्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड, वी ऑल नो दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है बेसिकली इट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर. वी ऑल नो द ग्राफ. दिस इज द टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इसमें जब मैक्सिमम होती है तो बेसिकली इट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज, बेसिकली एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर कैटलाइजिंग द रिएक्शंस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बायो मीन्स लिविंग and basically catalyst mean basically they are catalyzing the reaction. So option D is the correct answer. The specific site at which substrate is attached to the enzyme and converted into the product. तो basically enzyme के अंदर एक specific site होती है. This is the site. इस साइट पर कोई भी सबस्ट्रेट अगर आगे अटैच होता है तो बेसिकली वो इस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं एंड द सबस्ट्रेट इज सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग अटैच्ड टू द साइट एंड कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट इज बेसिकली कॉल्ड द सबस्ट्रेट. सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, तो बेसिकली प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम को हम बेसिकली एंजाइम के दो कंपोनेंट होते हैं. तो बेसिकली वी हैव बेसिकली द प्रोटीन कंपोनेंट एंड वी हैव द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट. तो बेसिकली अगर प्रोटीन कंपोनेंट होगा तो बेसिकली इट इज कॉल्ड एपो एंजाइम and basically protein component along with non-protein component is basically called the holo enzyme. and जो non protein component है ये cofactor हो सकता है, coenzyme हो सकता है and all that stuff, prosthetic group भी हो सकते हैं. so, लेकिन इसके अंदर बेसिकली उससे पूछा है कि प्रोटीन component कौन सा होता है तो बेसिकली एपो एंजाइम इज द प्रोटीन component. so option C is the correct answer. The catalytic activity of enzyme is enhanced by, we all know basically activator and coenzyme basically enhance the enzyme activity. so option D is the correct answer, both A and B. The most abundant protein in animals forming 25 to 35% of the body protein is which type of protein? So basically it is basically the line of PTB chemistry textbook. So basically 25 to 35 simple proteins are basically the proteins. So option A is the correct answer. The hydrolysis of the urea is catalyzed by. तो basically नाम से ही जाहिर है तो यूरिया की जो हाइड्रोलिसिस है वो कौन सा एंजाइम करवाएगा, नाम से जाहिर है. बस आपने सबस्ट्रेट के आगे क्या लगा देना होता है, ASA लगा देना होता है. तो बेसिकली यूरिएस इज द एंजाइम जो बेसिकली हाइड्रोलिसिस करवा रहा होता है यूरिया की. मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शंस आर बेसिकली जो एंजाइम रिएक्शंस होते हैं जैसे कि हम केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ चुके हैं कि बेसिकली जो एंजाइम होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों को रेट को बढ़ा देता है. तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन आर बेसिकली रिवर्सिबल इन नेचर as written on your textbooks. So basically this is also written in the PTB. So most of the enzyme reactions are reversible in nature. बाकी अगर हम देखें options irreversible नहीं हो सकता, condensation नहीं हो सकता, and oxidation is also not correct. Basically option A is the correct answer. Albumin is present, we all know basically the famous protein albumin is present in the egg. बाकी जितनी भी sources हैं उनके अंदर नहीं present होती. So basically option B is the correct answer.
इफ़ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मीडियम इंक्रीजेज अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर। अच्छा, अगर टेम्परेचर जो है अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, सपोज दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो बेसिकली इससे इंक्रीज़ कहा जाए तो एक तो काम ही होता है कि हमारी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और एक वक्त आता है कि हमारे पास स्टॉप हो जाती है। सो बेसिकली इसके अंदर हम ऑप्शन डी पे जाएंगे कि स्टॉप्स द रिएक्शन एंड डिक्रीजेज द एंजाइम एक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टेम्परेचर इज इंक्रीज। सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ेगा तो एंजाइम एक्टिविटी कम ही होगी या रुक जाएगी। सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द सबस्ट्रेट दैट इज अटैच टू द एंजाइम एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि जो एक स्पेसिफिक साइड यानी एक्टिव साइड पे अटैच होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, तो बेसिकली सुक्रोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 3-dimensional folding of polypeptide chain, we all know that basically it is the definition of tertiary structure, जिसके अंदर 3-dimensional हो जाती है folding। Suppose this is the 3-dimensional folding, so basically it is the tertiary structure of protein। बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाउ मच काइंड ऑफ प्रोटीन्स, वी ऑल नो कि बेसिकली जो 10,000 का फिगर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी ह्यूमन बॉडी है उनके अंदर 10,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन है, और इसके अलावा जब अमाइनो जिस पॉलीपेप्टाइड का जो मोलेकुलर मास है वो 10,000 तक चला जाए इसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो बेसिकली 10,000 का फिगर जो है प्रोटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बात दोबारा बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स है इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एंड बेसिकली इसके अंदर हमारे पास इसके अलावा एक और 10,000 का एक और भी फिगर है कि अगर मोलेकुलर मास एक्सीड कर जाए 10,000 को, बेसिकली देन पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्रोटीन। सो बेसिकली इसके अंदर पूछा गया कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10,000। इन प्रोटीन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, वी ऑल नो दैट बेसिकली द प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एंड दिस बॉन्डिंग इज बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजन nitrogen basically of the amino group and basically the hydrogen of what the carboxylic group। so basically ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। बेसिकली ये अमाइनो ग्रुप है ऑफ वन अमाइनो एसिड सपोज, एंड दिस इज बेसिकली द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड। सो दैट्स वाई बेसिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान होती है। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Nucleoproteins are the proteins which travel the hereditary information from one generation। बेसिकली वन जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन को प्रोटीन ट्रैवल करेंगे तो इसका कहा था जेनेटिक प्रोटीन्स। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंजाइम दैट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस, तो जैसे कि नाम से जाहिर है हाइड्रोलिसिस को कौन से एंजाइम कैटलाइज करेंगे, हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को करते हैं, और अदर ट्रांसफरेजेस बेसिकली ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस का पूछा हुआ तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोलेजेस। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द एथेनॉल बाय द डैश एंजाइम प्रेजेंट इन द यीस्ट। तो ये बेसिकली आप इसको चैप्टर नंबर अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ रहे होते हैं। सो बेसिकली वी ऑल नो दैट यीस्ट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं जाइमेस। तो इसका काम ये होता है कि बेसिकली ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कोहल यानी एथेनॉल में। तो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which enzyme is erased in liquid? It is a fact to be memorized, written in the PTB। So basically जो alkaline phosphatase है वो रेज हो जाता है इन rickets। So basically option A is the correct answer। A peptide having up to 10,000 amino acids are called, इसकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर 10,000 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे, सॉरी मैंने उधर 10,000 मोलेकुलर वेट बोला था, एंड here it is that 10,000 amino acids, so basically it is called the protein। I'm sorry for that। एक्चुअली आई डोंट, मुझे तो यही याद था कि 10,000 मोलेकुलर वेट जब एक्सीड कर जाता है 10,000 अमीनो एसिड बात नहीं हुई। आई थिंक इट इज़ रिटन है रॉन्ग, दिस इज़ PMC यू नो, एंड आई विल कन्फर्म इट। लेकिन यहाँ पर चूँकि 10,000 का फिगर आ जाए यू विल पेप्टाइड, अगर 10,000 अमाइनो एसिड भी हो, बेसिकली 10,000 अमाइनो एसिड होंगी तो वो 10,000 से भी एक्सीड कर जाएगा ना, तो बेसिकली फिर भी यहाँ से प्रोटीन ही होगा। सो मे बी उन्होंने ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हो ताकि आप किसी और एप्स की तरफ जाएँ। The name proteases is derived from, basically proteases is basically derived from the Greek word
ग्रीक वर्ड से लिया गया, इसका मतलब है प्राइम इंपोर्टेंस, क्योंकि दीज आर द मोलेकुलर स्ट्रक्चर विच आर बेसिकली ऑफ द प्राइम इंपोर्टेंस, फर्स्ट इंपोर्टेंस. So that's why option D is the correct answer. We all know that proteins are the polymers of. We all know that proteins are the polymers of the amino acids. जो amino acid है, suppose this is an amino acid and this is another amino acid, this is another amino acid and so on. ये amino acid जो है आपस में मिलते हैं through peptide bond और एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं. So basically proteins are the polymers of amino acids. स्टार्च इज़ द पॉलीमर. वी ऑल नो दैट स्टार्च की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, अमाइलेस एंड अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, एंड these are basically both contain alpha glucoses. So that's why option B is the correct answer. Basically these are the polymers of alpha glucoses. Okay, now the physics has been started. Okay, in our circuit there is a current of 5 ampere that is changed such that the current fall to the zero. यानी कि चेंज इन करंट हमारे पास कितना है, 5 एम्पियर है इन 0.5 सेकेंड. टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड. ओके, इफ एन एवरेज EMF इज बेसिकली, एवरेज EMF इज 200 वोल्ट is induced, the self induction is basically, we all know that basically E equals to, this is the formula of basically EMF, induced EMF. बेसिकली इसके अंदर हमने L की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली E इंटू डेल टी ओवर डेल आई इंटू L, एंड E इक्वल्स टू बेसिकली 200 एंड बेसिकली डेल टी इक्वल्स टू 0.1, एंड देन वी हैव बेसिकली नीचे हमारे पास है 5 एम्पेयर. पॉइंट कट जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, 0 0 से कट गया, 5 4 20, तो बेसिकली 4 इज द आंसर, 4 हेनरी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 10. अगर आपको टर्न रेशो बोली जाए कि किसी भी चीज़ की, ट्रांसफॉर्मर की टर्न रेशो ये है, और डिस्पेसिफाई ना किया जाए कि सेकेंडरी टू प्राइमरी है या प्राइमरी टू सेकेंडरी है, तो आप हमेशा यही कंसीडर करेंगे इट इज़ बेसिकली द रेशो टू सेकेंडरी. तो बेसिकली अगर टर्न रेशो 10 है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी टू प्राइमरी रेशो 10 है. सो बेसिकली इसके अंदर हम बेसिकली इसको डिस्प्लेस करेंगे, बेसिकली NS इक्वल्स टू 10 NP, एंड ये ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड इलेक्ट्रिक मोटर. अब जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है बेसिकली इसका क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है ना, ये आप सबको पता है बात कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. हमारे घर पे भी जो मोटर लगी होती है तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती हैं एज ए इनपुट और उनको बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं. सो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. पावर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इज थ्रू द फ्लक्स लिंकेज. हमें पता है कि फ्लक्स लिंकेज के थ्रू होता है. ओके, सो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स शुड बी वोन्ड इन सच अ वे दैट फ्लक्स कपलिंग बिटवीन देम इज मैक्सिमम. सो बेसिकली वो ये बात की जा रही है कि बेसिकली जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर से दूसरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर से, तो बेसिकली ये थ्रू फ्लक्स लिंकेज होती है. तो बेसिकली हमारे पास जो है EMF इंड्यूस तभी मैक्सिमम होगी जब दोनों के दरमियान फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम हुआ. एंड इट इज़ द लाइन ऑफ योर बुक, इट इज़ द लाइन ऑफ योर टेक्स्ट बुक. बेसिकली देखें आपकी टेक्स्ट बुक की भी लाइन्स आ रही हैं और PMC अक्सर इस तरह की लाइन्स दिया करती थी. बाकी एग्जाम्स में जो कि मोर प्रोफेशनल होते हैं उसमें इस तरह की लाइन्स नहीं आती, बट यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि बेसिकली फ्लक्स लिंकेज अगर मैक्सिमम होगा तभी इंड्यूस्ड MEF जो है बेसिकली पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा. सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. लेमिनेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कोर इज़ मेड अप ऑफ, वी ऑल नो दैट लेमिनेशन जो होती है बेसिकली डिफरेंट जो लेमिना में कन्वर्ट किया जाता है, इसको सिलिकॉन जो स्टील होता है उसके ज़रिए से इसको किया जाता है. और इसका काम क्या होता है बेसिकली, इसका पावर लॉस तो बेसिकली एडीज करंट एंड बेसिकली ऑल दैट स्टफ उसके रोका जाए. तो बेसिकली लेमिनेशन का काम मैंने आपको बता दिया. बेसिकली इट बेसिकली प्रिवेंट द करंट लॉस, प्रिवेंट पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर. और ये किसके ज़रिए किया जाता है, सिलिकॉन स्टील. इट में बी अ न्यू फैक्ट एंड बेसिकली राइट इट डाउन कि सिलिकॉन स्टील को यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के लिए. द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विल इंक्रीज. अच्छा, कोर लेंथ इंक्रीजेज नहीं, इससे तो नहीं होगा. कोर एरिया इंक्रीज नहीं, फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीजेज, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज. वी ऑल नो दैट फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगी, अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और दिस बेसिकली सपोज द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड दिस इज बेसिकली द पीस ऑफ आयरन. ठीक है, आयरन है. अगर मैं इसकी B को बढ़ा दूँ मैग्नेटिक फील्ड को, तो जाहिर बात है फोर्स तभी बढ़ेगी, यानी अट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ गई. तो जाहिर बात है कि जब हम बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाएंगे
फोर्स बढ़ेगी यानी अट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी. सो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. According to Faraday's law, EMF stands for, we all know that EMF stands for electromotive force, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ऑप्शन नहीं है. सो बेसिकली वी विल गो विद नन ऑफ दीज. हार्मोनिक्स इन द ट्रांसफॉर्मर रिजल्ट्स इन increase core loss, increase I square R loss, interference with the communication circuits. तो बेसिकली इन सब की केसेस में जो हार्मोनिक्स हैं वो ट्रांसफार्मर में आ जाते हैं ड्यू टू लॉसेस. सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इंक्रीजेज. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अट्रैक्शन कैपेसिटी कब बढ़ती है, जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए. उसकी वजह से क्या होता है कि फोर्स जो हो रही है डिफरेंट, सपोज दिस इज द आयरन पीस, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स इस पर ज़्यादा लगेगी, तो अट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी. सो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम फ्लक्स डेंसिटी भी होता है, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मोशनल EMF कैन बी प्रोड्यूस इज, वी ऑल नो दैट मोशनल EMF प्रोड्यूस ही कब होती है. बेसिकली मोशनल EMF, सपोज दिस इज बेसिकली कंडक्टर एंड दिस इज बेसिकली रोलिंग ऑन दिस. अगर हम इसको रोल करवा रहे हैं तो बेसिकली जब हम इसके ऊपर मैकेनिकल वर्क करेंगे तो बेसिकली इसके अंदर एक EMF प्रोड्यूस होगी एंड दैट EMF इज़ बेसिकली ड्यू टू द चेंजिंग करंट. तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब होगी इन अ गिवन टाइम, क्योंकि जब हम इसको रोल करेंगे तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी इस लूप के अंदर. तो बेसिकली बी इज़ द करेक्ट आंसर, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम. हेनरी इज़ द यूनिट, वी ऑल नो दैट हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस. चाहे वो इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्शन हो, जो सी मर्जी हो, it is basically the unit of inductance and not the unit of EMF. So option B and A and B are both are correct. So basically option C is the correct answer. The flux in the region where the flux is the region in the magnetic field. Suppose एक area से flux गुजर एक specific, so this is basically the area and इससे magnetic field की line गुजर रही है. अब इस magnetic field की lines को basically हम क्या कहते हैं, flux कहते हैं. अब जो flux है इस area के अंदर magnetic field की lines constant है, change हो रही है नहीं हो रही, चेंजिंग डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करती, चेंजेस स्ट्रेंथ नहीं, चेंज भी नहीं करती, चेंज पोलैरिटी नहीं, बेसिकली नो चेंज अक्कर. जो आप फ्लक्स की डेफिनेशन अपनी बुक्स में पढ़ते हैं वो भी ठीक है, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, इट इज़ बेसिकली द एरिया एट विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंजेस. तो इस स्पेसिफिक एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन फील्ड कॉन्स्टेंट है एक स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट में. सो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नो चेंज अकर्स. The transformer is based on the theory of mutual induction. This is basically the fact to be memorized. हमें पता है कि basically this is basically the coil and इस process इस coil से EMF यहाँ पर induce हो जाती है and this process is basically called the mutual induction. So basically option B is the correct answer. According to the Faraday's law, EMF induced in a circuit depends upon, we basically know the Faraday law states that E equals to N, then negative का sign भी है, del flux over del T. चेंज इन मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिट ऑफ relative permittivity is basically ओके. द यूनिट ऑफ relative permittivity इज़ बेसिकली, हमें पता है कि relative permittivity चूँकि एक रेशियो होती है, तो relative permittivity इन मैग्नेटिज्म इज़ बेसिकली n वैक्यूम बाय n ईटा मीडियम. तो बेसिकली ये रेशियो है ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़. तो बेसिकली इट हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन. तो दैट्स वाई ऑप्शन डी सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ ईटा ऑफ वैक्यूम एंड ईटा ऑफ मीडियम. सो दैट्स वाई बेसिकली मैं आपको यहाँ पे नीट में लिख देता हूँ एन, ये आपके लिए नई बात होगी बेसिकली, relative permittivity एन वैक्यूम बाय एन मीडियम. सो दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ दीज एंड रेशियो जो होती है उसका यूनिट नहीं होता, यूनिट्स कैंसिल हो जाए. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, two long straight wires held vertically but have equal but opposite current as shown in the figure. अच्छा, इसके लिए मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ. Suppose this is the conductor
दिस इज़ द कंडक्टर एंड दिस इज़ अनदर कंडक्टर, ठीक है। स्ट्रेट ही बन सका लेकिन आप इसको गुजारा चलाएं। इसके अंदर इस तरह करंट की डायरेक्शन है, इस तरह की डायरेक्शन। आप यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाएं। तो पहले कंडक्टर में जब मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ तो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में लगाता हूँ, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से समथिंग निकल गया, यानी कि यहाँ पर क्रॉस क्रॉस आएगा इसका, ऐसी बात है ना, और यहाँ पर डॉट आएगा। अब मैं जब दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालता हूँ तो वो इस तरह से आती है कि थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूँगा तो बेसिकली इस तरह से डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, बेसिकली यहाँ पर क्रॉस होगा, यहाँ पर डॉट होगा। सो बेसिकली दरमियान के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएगी। सपोज इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी थी और इसकी भी बी थी, तो बेसिकली दरमियान मैग्नेटिक फील्ड 2 भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्रॉस आपस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर डॉट्स तो एक जितने, दैट्स वाई दीज आल्सो रिपेल ईच अदर। तो दैट्स वाई ऑप्शन जो वाई का जो पॉइंट है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डबल होगा एज कम्पेयर टू जेड एंड एक्स। सो मैग्नेटिक फील्ड वाई इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ एक्स एंड जी। So option E is the correct answer. The metallic circular ring is suspended by a string and is kept vertical plane. When a magnet approaches toward the ring, then it will. Okay. अच्छा, एक रिंग पड़ी हुई है ऐसे और एक मैग्नेट हम इसके करीब लेके आ रहे हैं। जब हम मैग्नेट इसके पास लेके आएंगे, अकॉर्डिंग टू द फेराडे इट विल अपोज द मोशन एंड जिस वजह से रिपल्शन होगी और रिंग थोड़ी सी इधर मूव कर जाएगी अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ द मोशन इट बेसिकली अपोज द मोशन करेंगी। सो बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, देयर विल बी द रिपल्शन। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गेट डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। इसके अलावा आप ये वाली डायग्राम भी देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू। सो बेसिकली ये थोड़ा सा वर्टिकल नहीं लिखा हुआ। The coil is rotated in a uniform magnetic field about an axis perpendicular to the field when the induced EMF would be maximum. अच्छा, जब हम according to the Faraday's law जो induced EMF है वो rate of change on flux पर depend करती है, not on the flux. फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करती लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करती है, यानी कि जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करती है, नॉट ऑन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, दैट्स वाई अगर बेसिकली आप अब हम केस में जनरेटर में क्या होता है बेसिकली, जब बेसिकली जो प्लेन ऑफ द कोयल है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड, कोयल इस तरह से पड़ी हुई है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैक्सिमम गुजर रहा है लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नियरली इक्वल टू द जीरो है। सो दैट्स वाई इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर जीरो के इक्वल होगी। लेकिन अगर यही जो बेसिकली प्लेन ऑफ कोयल है वो पैरेलल पड़ा हुआ है इसके, ऐसे समथिंग ऐसे करके पड़ा हुआ है, तो इसमें से फ्लक्स तो ज़ीरो है लेकिन चेंज इन फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है। सो बेसिकली ई जो है वो मैक्सिमम होगी। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेसिकली मैक्सिमम कब होगा, तो व्हेन वी द प्लेन इज़ बेसिकली पैरेलल टू द फील्ड, क्योंकि जो प्लेन है यहाँ पर पैरेलल है तो ई विल बी द मैक्सिमम। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Who introduced the law of electromagnetic induction? We all know that basically the Michael Faraday's give the law of electromagnetic induction, and according to that law, this is basically the law. Math speaks. जो math है आप उसकी ज़ुबान समझ आनी चाहिए, अगर आपको इसकी बात समझ आ जाती है your physics will be very very easy. So option D is the correct answer. The motional EMF depends upon the strength of the magnetic field. Yes, ये B पे depend करता है, ठीक है। स्पीड ऑफ कंडक्टर, येस इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑफ स्पीड ऑफ कंडक्टर। बेसिकली हमें पता है कि इट इज़ बेसिकली द VBL साइन थीटा। तो बेसिकली स्पीड भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी डिपेंड करता है। बेसिकली डी इज़ द करेक्ट आंसर। द EMF इंड्यूस्ड इन अ सर्किट अकॉर्डिंग टू द Faraday's law डिपेंड अपॉन दी, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द Faraday's law द EMF इंड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। When a bar magnet is broken down from the middle, the broken pieces will have. अच्छा, आपको एक कहानी सुनाता हूँ मुझे। एक बच्चा था मेरा स्टूडेंट था, सपोज अली मेरा एक स्टूडेंट था। मैंने उसको मैग्नेट दिया, मैंने कहा दिस इज़ बेसिकली द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ बेसिकली द साउथ पोल। मैंने उसको कहा कि ऐसे करो कि तुम ना मुझे नॉर्थ पोल अलहदा कर दो और साउथ पोल अलहदा कर दो। उसने कहा सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है।
उसने एक चाकू लिया, बल्कि उसने एक ना आरा लिया और उसने यहाँ दरमियान से काट दिया, इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि सर जी ये ले, मैंने नॉर्थ पोल अलहदा कर लिया और साउथ पोल अलहदा कर लिया, क्योंकि मैंने दरमियान से काटा था। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब हमने मैग्नेट को दोनों पीसेस को चेक किया तो इसमें भी इसके नॉर्थ पोल थे, इसके साउथ पोल थे, इसके भी नॉर्थ पोल थे, इसके भी साउथ पोल थे। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं हुआ। उसने कहा सर जी मुझे एक और मौका दीजिए। उसने यहाँ से भी दरमियान से काटा, यहाँ से भी दरमियान में काटा, फिर जब छोटे छोटे पीस हो गए वो बड़ा खुश कि उसने कहा नॉर्थ पोल अब तो फिर साउथ पोल अलग हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर भी इसका अलग से नॉर्थ पोल था, इसका साउथ से अलग पोल। तो बेसिकली फैक्ट ये है कि नॉर्थ और साउथ पोल कभी अलग हो ही नहीं सकते। बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही होती है, जैसे कि आप चैप्टर नंबर 17 में फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। तो बेसिकली स्पिन एक खास डायरेक्शन में हो रही होती है, जिसकी वजह से एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है, एक तरफ साउथ पोल से। बेसिकली स्पिन है अगर इलेक्ट्रॉन की, अगर चाहे एक एटम भी है तो उसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, मैग्नेट के एक एटम का भी। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। सो बेसिकली वी हैव बेसिकली बोथ साउथ एंड नॉर्थ पोल, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफॉर्मर कैन कन्वर्ट, वी ऑल नो बेसिकली ट्रांसफर जो ट्रांसफॉर्मर है इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या बात है, चेंज इन फ्लक्स का होना जरूरी होता है, और वो सिर्फ किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब हमारे पास करंट एसी हो। सो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो ये है बेसिकली एसी पे काम करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट। एडीज करंट वी ऑल नो बेसिकली एडीज जो करंट होता है बेसिकली ओपन लूप्स में नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं, वर्टिकल लूप में नहीं। तो बेसिकली जो एडीज करंट होता है वो इस तरह से मूव कर रहा होता है, बेसिकली लेंसेज ला के अकॉर्डिंग वो अपोज कर रहा होता है मोशन को, तो बेसिकली वो क्लोज लूप्स बना देता है। सपोज दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मर मैं दोबारा बना देता हूँ, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मर कोर। तो बेसिकली एडी करंट्स इन क्लोज लूप्स ट्रैवल करेगा विच विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When coil is rotated in a magnetic field, the current produced is basically when basically जब किसी भी coil को हम reduce करेंगे तो basically जो उसका current होगा वो जैसे कि आप अपने में डायग्राम देखते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज करेगा, कभी मैक्सिमम होगा, कभी जीरो होगा, कभी नेगेटिव मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा। तो इसका कंटिन्यूसली चेंजिंग यानी एसी करंट प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द एसी जनरेटर कन्वर्ट्स, वी ऑल नो बेसिकली जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली वो हम उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और इनपुट में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सी दिस डायग्राम एंड अगर इसके अंदर हम मैग्नेटिक हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है एंड ट्रिकी है। ओके, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम है, बल्कि मुझे ना इसके लिए नया पेज ही ले लेना चाहिए। मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूँ, आपको पता है कंप्लीट ही है, ठीक है। अब मैग्नेट है जो वो यहाँ से लेके यहाँ पर ट्रैवल करना शुरू हो गया है, अकॉर्डिंग टू द राइट मूव कर रहा है, यानी इधर मूव कर रहा है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इसमें इंक्रीज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द लेंसेज लाइट विल अपोज द मोशन। तो यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो यहाँ पर साउथ पोल हो गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया। अच्छा, अब साउथ और नॉर्थ पोल होगी तो हम अकॉर्डिंग टू द लॉ अपना जो थंब है वो नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट करेंगे और डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाएगी। तो बेसिकली हम कोयल 2 के अंदर देखते हैं कि नॉर्थ पोल बेसिकली डी साइड पे बन रहा है और साउथ पोल सी साइड पे बनेगा। सो जब हम अपना थंब रखेंगे इन द डी साइड तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ रही है बेसिकली फ्रॉम सी टू डी। तो सी टू डी हमारा ऑप्शन ए में मौजूद है और ऑप्शन सी में मौजूद है। सो बेसिकली हमने रूल आउट कर ली, ऑप्शन बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब हमारे पास सी और डी के दरमियान है, ठीक है, सी या डी, ए या डी होगा आंसर। ओके, और ये किसकी तरफ आ रही है, सी से डी में। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब चूंकि जो नब राइट की तरफ मूव करेगा बेसिकली जो नॉर्थ पोल है वो इस अवे मूव कर रहा है। तो बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू द लेंसेज लॉ इट विल अपोज द मोशन एंड फिर यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा। तो आप बेसिकली कोयल 1 को देखें इन द डायग्राम। तो जब हम नॉर्थ पोल वहाँ पर कंसीडर करते हैं और साउथ पोल यहाँ पर करते हैं, और जब हमें पता है कि नॉर्थ पोल जो है उसकी डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर करते हैं और साउथ जो हमारी फिंगर्स करेंगे वो फिंगर ऑफ डायरेक्शन करंट बताती हैं। तो यू ऑल नो बेसिकली जो करंट है अगर हम नॉर्थ पोल उसकी तरफ कंसीडर करें, बेसिकली सॉरी यहाँ पर नॉर्थ पोल नहीं, यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस होगा क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम हो रही है। तो बेसिकली इट विल अपोज द मोशन। सो बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अब वहाँ पर हमने साउथ पोल कंसीडर कर लिया, तो अपने फिंगर्स को है बेसिकली नॉर्थ पोल ए की तरफ है और साउथ पोल बी की तरफ है। तो जब आप इस तरह से अपनी फिंगर रखेंगे नॉर्थ पोल की तरफ और कर्लिंग फिंगर करेंगे, बेसिकली वी विल नो दैट करंट इज बेसिकली फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। करंट इज बेसिकली यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि कोयल 1 में बी से ए मूव करेगा और बेसिकली के कोयल 2 में
सी से डी मूव करेगा. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, चूज द बेस्ट क्वेश्चन. द रीजन dash which they were passing was known as the land of thirst and death. Of course this basically यहाँ पर तो यहाँ पर बेसिकली बुक की लाइन है और बेसिकली यहाँ पर हमने करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन करना है. सो बेसिकली थ्रो विल बी द आंसर. क्योंकि जब हम किसी भी लैंड, सपोज दिस इज द पीस ऑफ लैंड और हम इसकी थ्रू अंदर से मूव कर रहे हैं, सपोज दिस इज द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, तो बेसिकली इसको हम थ्रू कहते हैं कि हम इसके अंदर से मूव कर रहे हैं. तो बाय सा से गुजरना, इन और फ्रॉम आर नॉट करेक्ट पोजिशन. सो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. इट इज़ बेटर फॉर मी, तो बेसिकली टू यूज़ हो गया. तो यार नो बेसिकली टू जो होता है जनरली टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है एंड इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं इन्फिनेटिव. तो बेसिकली यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ होगा. तो बेसिकली इट इज़ बेटर टू बी टू डाई. तो बेसिकली टू डाई आएगा देन टू शेड ब्लड. तो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ईदर माई फादर और, हमें पता है ईदर और का रूल ये होता है बेसिकली ईदर और का जब कम्बिनेशन आ जाए तो बेसिकली हम जो अपना वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो हम सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक लगा रहे हैं जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है. सो बेसिकली इसके द सेकंड सब्जेक्ट है माई ब्रदर्स. तो माई ब्रदर्स आर बेसिकली प्लूरल, हम यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पर या वर्ड यूज़ हो सकता है या आर यूज़ हो सकता है. ठीक है, अब तो बेसिकली यहाँ पर अब चूँकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट की बात हो रही है कि बेचने जा रहे हैं, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज ऑप्शन बी विच इज बेसिकली द आर. सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मरियम इंजॉयज ईटिंग, बेसिकली जो प्रॉपर नाउन होते हैं जैसे चीज़ हो गया, एप्पल हो गया, तो बेसिकली उनके साथ हम बेसिकली आर्टिकल यूज़ नहीं करते. प्रॉपर नाउन के साथ जनरली आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता. सो बेसिकली चीज़ इज़ द प्रॉपर नाउन, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड इन दिस सिनेरियो. दिस इज़ डैश कंपनी टू वर्क विथ. तो बेसिकली इट इज़ बेसिकली सेंटेंस. यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा बिकॉज द कंपनी इज़ नॉट बीइंग स्पेसिफाइड एंड दा यूज़ हो नहीं सकता. तो वी विल बी या आ यूज़ होगा या एन यूज़ होगा. लेकिन ऑफकोर्स वी नो दैट कॉन्सोनेंट साउंड जो होती हैं, जो वोवल साउंड्स होती हैं, उसके साथ एन लगाता है इन वोवल साउंड्स एंड बेसिकली यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर हम बेसिकली आ यूज़ करेंगे. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नो वन, ऑफ कोर्स नो वन जो होता है इट इज़ बेसिकली द सिंगुलर. तो बेसिकली हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे एंड सिंगुलर वर्ब इज़ बेसिकली इज़ एंड वॉज. एंड बेसिकली जो जनरल बात हो रही होती है वो प्रेजेंट में बात हो रही होती है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नो वन इज़ अंडर द सन. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. द क्वालिटी ऑफ द फूड. अच्छा, हम यहाँ पर हम ये इट इज़ बेसिकली द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ फूड. जब भी बेसिकली ऑफ आ जाए और उसके बाद एक वर्ब आ जाए, नाउन आ जाए, तो बेसिकली आप ऑफ से पहली वाली चीज़ के मुताबिक वर्ब लगाते हो, यानी आपने क्वालिटी के मुताबिक वर्ब लगाना है. बेसिकली जो क्वालिटी है वो एक सिंगुलर एडजेक्टिव है, तो वी विल यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड बेसिकली हैज़ या इज़ यूज़ करेंगे. तो द क्वालिटी ऑफ हेयर इज़, तो बेसिकली यहाँ पर एक वर्ब की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है. तो इसके बाद तो थर्ड फॉर्म जनरली यूज़ नहीं होती. तो बेसिकली पैसिव में यूज़ हो जाती है, लेकिन ये पैसिव सेंटेंस एज नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हैज़. हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करें इधर. द पियन विल नॉट, ऑफ कोर्स जब येट आ जाए तो बेसिकली हम यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे. तो फ्यूचर परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, तो बेसिकली येट के साथ परफेक्ट सेंटेंस यूज़ हो रहे थे. तो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट को हम सबसे पहले तरजीह देते हैं. सो बेसिकली हैव प्लस थर्ड फॉर्म इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी यही स्ट्रक्चर यूज़ होता है, लेकिन जब हमारी पहली प्रेफरेंस होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट होती है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. और हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का कोई ऑप्शन में मौजूद भी नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी विल गो विद द प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, नीदर मी नॉर माई पेरेंट्स. जैसे कि ईदर और नीदर और का सेम है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ब टू अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट लगेगा, ये इन पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लगेगा. तो बेसिकली हमें पता है कि पेरेंट्स जो हैं बेसिकली प्लूरल हैं, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. सो बेसिकली यहाँ पर वर्ब इज़ द ओनली प्लूरल वर्ब. सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, दिस बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. It is the aim of city's civic authority to get the air pollution reduced by 20% in the next 2 months.
ओके, अब एक सिविक सोसाइटी है एक सेंटर की, उसने कहा है कि हम 20% तक अगले बेसिकली कुछ 2 महीनों में हम 20% तक जो है पॉपुलेशन कम कर देंगे। द नंबर ऑफ एजमा केसेज इन द सिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेज, यानी कि पहले काज ये हुआ था कि जो एजमा जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनकी सिविक सोसाइटी है, सिविक अथॉरिटी है, उन्होंने फैसला किया कि वो पॉपुलेशन को कम करेंगे। क्योंकि जब इंसान को तभी हिम्मत आती है, तभी आता है जब उसको कोई नुकसान होना शुरू हो जाता है। So that's why 2 is the cause and 1 is the effect. So option B is the correct answer. The employees of the biggest bank in the country has given an indefinite strike call starting from 3rd of the next month. The employee of the federal government have withdrawn their week-long demonstration. तो बेसिकली दोनों जो है एम्प्लॉय हैं बैंक्स के, कोई एक स्ट्राइक कर रहा है और कोई विड्रॉन कर रहा है देयर वीक लॉन्ग डिमॉन्स्ट्रेशंस। सो बेसिकली एक कॉमन काज हुआ है जिसकी वजह से जो बैंक वाले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस द बोथ आर द एक्शन ऑफ प्रोटेस्टेड। सो बेसिकली बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉज। इंडिपेंडेंट कॉज के बेसिकली यहाँ पर बेसिकली एक ने गवर्नमेंट के, ये फेडरल गवर्नमेंट के हैं बैंक्स और वो प्राइवेट हैं। सो बिगेस्ट बैंक है, तो बेसिकली बोथ का जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट कॉज होगा, वो डिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि बेसिकली एक जो है वो स्ट्राइक कर रहा है और दूसरा जो है बेसिकली उसने विड्रॉन कर लिए देयर वीक लॉन्ग डिमॉन्स्ट्रेशंस। सो बेसिकली दीज आर नॉट टू द इंटरडिपेंडेंट कॉज नहीं है। सो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शी गॉट एडमिटेड इनटू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, शी वर्क डे एंड नाइट टू अचीव द गोल। इट इज़ वेरी इजी, अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप अपने में पसंदीदा कॉलेज में जा सकते हैं, जस्ट लाइक कीमू। सो बेसिकली स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द इफेक्ट। तो यहीं पर हमारी आज की डिस्कशन ख़त्म होती है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और आपको MD कैट में बहुत अच्छे मार्क्स अता फरमाए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे